उच्चारण, लेखन एवं वर्तनी। आज का ये हमारा जो विषय है उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी मूल भाषा या तो हिंदी नहीं है या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, नेपाल मूल तरफ से आते हैं, जो ठीक से उच्चारण, लेखन और उसकी वर्तनी जो लिखी जाएगी वो क्या होगी उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कविताओं को लिखने में भी, साहित्य हिंदी में लिखने में उनको परेशानी होती है। यहाँ हम उनको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदी के शब्द वैसे हैं जो कठिन लगते हैं, लिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और, तो उसको कैसे समझा जाए और उसका उच्चारण कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए, वर्तनी जो है ना, उसी को हिज्जे कहा जाता है या वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। उच्चारित भाषा के लिए जो बोली जा रही है उसके लिए जो महत्व उच्चारण का है ना, वही महत्व लिखी हुई भाषा के लिए वर्तनी का हो जाता है। वर्तनी को उच्चारण के अनुकूल ही रहना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं उसको उसी रूप में लिख लें और उसी रूप में उसको पढ़ लें। इस नियम का सबसे ज़्यादा कोई निर्वाह कोई भाषा करती है तो वो हिंदी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्षेत्र, स्थान बदलने से उच्चारण या वर्तनी की प्रतिकूलता के कुछ उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। हिंदी के सभी वर्णों का जो उच्चारण है उसको सुनिश्चित होने से उनसे बने शब्दों की वर्तनी और उच्चारण भी सुनिश्चित है। लेकिन वही जो मैंने कहा, क्षेत्र, स्थान, भाषा बदलाव से थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसी बात को। आइए अब पहला बिंदु देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे अक्षर होते हैं जिनको लिखा शुद्ध शुद्ध जाता है लेकिन बोला अशुद्ध जाता है। विशेषकर टवर्गी न, तालव्य श, व, मूर्धन्य श इत्यादि। जैसे मान लिया आपने लिखा बाण, तो वर्तनी तो शुद्ध हो गई, बोल क्या दिया, बाण। वर्तनी शुद्ध होने के बावजूद उच्चारण गलत हो गया। ण को न जैसा बोल दिया। वही हाल तालव्य श के साथ है। शेर, वर्तनी शुद्ध, उच्चारण शेर। हमारे तरफ तो खैर बहुत ज़्यादा समस्या है इस बात की। शेर को कोई शेर ऐसे नहीं बोलता, ना लगता है कोई दुश्मनी है। शेर को बोलेंगे तो शेर ही बोलेंगे, शेर मार के आया है, इस तरह से। शेर का जबकि एक अलग अर्थ ही हो जाता है, वो किलो वाला जो होता है ना, एक शेर दो शेर उसी तरह से व है ना, व को भी बहुत लोग ब जैसा बोल देते हैं। लिखा दवा, बोल दिया दबा। वर्तनी यहाँ भी शुद्ध है, उच्चारण यहाँ भी अशुद्ध हो गया। एक चीज जो खैर पहले जमाने के लोगों में या आज भी बहुत से लोगों में, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनमें मिलती है देखने के लिए। मूर्धन्य स जहां वो देखते हैं ना, उसको ख जैसा बोलने लगते हैं। एकदम गलत बात है। लिखा गया षष्ठी, यहाँ षष्ठ लिखा हुआ है तो उसको खष्ठ बोलेंगे। षष्ठी को वो लोग खष्ठी बोलने लगते हैं। इससे एकदम बचिए। ये नहीं कि वो कोई लोग घर में बोल रहे हैं तो आप भी खष्ठी बोलना शुरू कर दीजिए। अब अगला बिंदु देखिए। ऐसा भी होता है कि किसी शब्द को बोला तो सही तरीके से जा रहा है, यानी उच्चारण शुद्ध हो रहा है, लेकिन लिखा हुआ उसको गलत तरीके से जा रहा है। खासकर ये जो रेप का जो एक केस होता है,
या फिर अनुस्वार, इसका जो केस है, इन दोनों मामलों में इस तरह की चीजें देखने के लिए ज्यादा मिल जाती है। जैसे आशीर्वाद, और आशीर लिख कर देखिए, दोनों में से सही कौन सा है? आशीर्वाद तो आप लोगों को पता है, बोलेंगे आशीर्वाद ही, लिखिएगा दोनों में से कैसे? लिखेंगे ऐसे, ये गलत है। लेकिन क्योंकि इसका सही उच्चारण हो जाएगा आर्शीवाद, ये है आशीर्वाद। रेफ कहाँ लगाया जाए, अक्सर इस मामले में कंफ्यूजन हो जाता है। खासकर मोबाइल पर टाइपिंग में कभी कभी क्या होता है कि जो विकल्प आ जाते हैं उनमें, या फिर टाइपिंग के दौरान खुद भी पता नहीं चल पाता, या फिर नहीं भी टाइप अगर कर रहे हैं लोग, लिख भी रहे हैं हाथ, तो दोनों में से कोई विकल्प आ जाएगा। तो ये आया तब तो सही है, ये आ गया तो गलती हो गई। वैसे ही लिखा अगर आपने, अगला शब्द देखिए, निर्धन, ये सही हुआ। इसी को अगर लिख दिया निर्धन, काम खत्म। रेफ लगाने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जिस शब्द उच्चारण से अगर आप समझ रहे हैं कि कर्म, कर्म ऐसे लिखा जाता है, क र म ऐसे होगा, आप ऐसे अगर लिख दें तो वो पूरी तरह गलती हो जाएगी। ये गलत है, ये सही है। इसी प्रकार जाएंगे अगर आपको कहना है और उसको आपको लिखना भी है, तो जाएंगे आप बोल तो ले रहे हैं, लिखिएगा कैसे? ऐसे, ये गलत है, ये सही है। जाएंगे उच्चारण समझिए, ये पर अनुस्वार लग रहा है, जाएंगे ये उच्चारण गलत हो गया, ये लिखना गलत हो गया। उच्चारण आप सही कर रहे हैं लेकिन लिख इस तरह से रहे। मैंने देखा है बहुत से लोगों को इस तरह की गलतियां हो जाती है, विशेषकर जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से नहीं है, उनकी स्थानीय भाषा कुछ और है, तो इस तरह की गलतियां हो जाती है। और उन्हीं लोगों की सहायता का उद्देश्य ये वीडियो बनाना है। जो लोग सही लिखते हैं बिल्कुल सुझाव दें और क्या क्या बताना चाहिए। अगला बिंदु है कुछ वैसे शब्दों का जिनको लिखा भी गलत जाता है और उच्चारण भी उसका गलत ही होता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है इस बिंदु का चिन्ह शब्द। लिखने और बोलने दोनों में चिन्ह प्रचलन में काफी ज्यादा आया हुआ है, जबकि ये गलत होता है। सही तरीका चिन्ह है, ची ह, और उसी में आपको हलंत देने के बाद न लगाना है। देख रहे हैं, ची ह, और जब मोबाइल में आप टाइप करेंगे, ध्यान से टाइप करेंगे तो आपको सही तरीका समझ में आएगा। ची, उसके बाद ह में हलंत, और उसके बाद न, तो वो इस तरह से हो जाएगा, ह के अंदर ही न आ जाएगा, चिन्ह उच्चारण होगा, वो सही है। ऐसे ही गलत तरीके से लिखा जाता है ब्रह्म, जबकि सही उच्चारण होता है ब्रह्म। ब्र आधा म ह, ये नहीं होगा, ब्र ह उसमें हलंत और तब म। आप इसको भी टाइप करेंगे, इसका तरीका भी आपको मोबाइल में या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, जहाँ भी करिए आपको समझ में आ जाएगा। उपरोक्त ये शब्द गलत होता है, उपर्युक्त सही माना जाता है, लेकिन उपरोक्त भी काफी लिखा जा रहा है। प्रगट ये गलत तरीका है लिखने का, प्रकट ये हिंदी तरीका है। एक विशेष बात, इस वीडियो को देखकर टवर्गी न या फिर ये प्रगट शब्द को लेकर जो लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टवर्गी न जो है उसको न की तरह बहुत सी कविताओं में या छंदों में देखा है। प्रगट शब्द भी आपको बहुत सी कविताओं या छंदों में मिला होगा।
तो ध्यान आपने दिया होगा कि वो सभी आंचलिक भाषा की होंगी। खड़ी हिंदी में ना इस तरह का प्रयोग नहीं होता। ये वीडियो मैं खड़ी हिंदी के हिसाब से बना रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। एक और बात अगले बिंदु में थोड़ा जान लीजिए, विशेषकर जहाँ रेफ लगता है, ये रेफ लगा हुआ देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो शब्द पढ़ते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा वर्तमान, है ना, परिवर्तन, रेफ है। तो अगर संस्कृत के नियम पर चला जाए तो जिस वर्ण पर रेफ आता है उसका जो उच्चारण है उसमें दोहरापन हो जाता है। जैसे वर्तमान को ऐसे न बोल के ऐसे बोलेंगे, उस स्थिति में वर्तमान, परिवर्तन, उच्चारण बदल नहीं रहा है लेकिन वही बात है, वर्तमान पर। इसी तरह से कर्म, तो जो ये कर्म है हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, संस्कृत वाले उस नियम पर चलें तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेफ जहां लगता है वो उच्चारण उसका द्वित्व आ जाता है। लेकिन इसको वर्तनी को सरल कर दिया गया है और सरल करके कर्म को हम लोग कर्म ही पढ़ेंगे, लिखते हैं। परिवर्तन को भी जो आप लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, सब कोई लिखता है परिवर्तन, ये ऐसा ही रहता है। उसी तरह से वर्तमान भी ऐसा ही रहेगा, जो कि चलता है, चल ही रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सही है। ये जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। से जो है ना तत्व, जो हम हमेशा देखते हैं तत्व, इसको सही लिखने का तरीका ये है, तत्व। क्यों? क्योंकि तत्व को अगर हम बांट कर लिखें इस तरह से होता है, वो तत् प्लस त्व, तत् प्लस त्व। तो इसका तत्व को जब हम लोग बोलेंगे और तब त्व होगा तो लिखा तो यही जाना चाहिए। इसी तरह से महत्व, ऐसे जो महत्व लिखा जाता है इससे ज्यादा सही है, शुद्ध है महत्व, ऐसे लिखना। क्योंकि इसको भी विच्छेद कीजिए, महत्व ऐसे होता है इसका, महत और तब त्व। तो ये महत्व, महत हमको बोलना है, तब तो उसके बाद त्व बोलना है, महत बोलने के बाद त्व बोलना है। तो ये तो नहीं होगा, यही होगा, ये सही है, ये ज़्यादा सही है। जानकारी ये सब रखनी चाहिए। इसी तरह से अगर संन्यास ये लिख रहे हैं तो ये गलत होता है, सही वर्तनी है संन्यास, ठीक है, ये सही है। चंद्र बिंदु और अनुस्वार, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग और अंतर, ये मोबाइल और लैपटॉप में टाइपिंग की जो व्यवस्था है हमारी, उसके कारण, या और भी टाइपराइटरों में भी ऐसा होता रहा है कि इन दोनों का अंतर मिक्स कर दिया गया है, जिससे अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानी हो जाती है चंद्रबिंदु और अनुस्वार का अंतर समझने में। जैसे आप ये शब्द देखिए, आँख,
ठीक है। अब इसको देखिए, आंख। अखबारों में आप ज्यादातर देखेंगे ना तो यही लिखा हुआ मिलेगा, ये कम ही मिलेगा। पुस्तकों में भी यही रूप मिलता है, ये वाला, ये नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर उच्चारण पर थोड़ा ध्यान दें, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, कि हम क्या बोलते हैं, आंख बोलते हैं कि आंख बोलते हैं। सोचिए, आंख बोलते हैं ना, तो आंख के लिए सही उच्चारण ये है। अगर, क्योंकि अनुस्वार और चंद्रबिंदु दोनों का उच्चारण ही बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर इसको हम अनुस्वार, अगर आंख के ऊपर, आ के ऊपर अगर हम अनुस्वार मान लें, तो आंख का उच्चारण आंख नहीं होके आंख हो जाएगा। आंख तो हम लोग बोलते नहीं हैं। ये बिंदु बिल्कुल इसी तरह समझिएगा। मैंने पहले भी बताया है, सबसे सीधा उच्चारण और मतलब सीधा उदाहरण हंस और हंस का है। हंस, हंस बोलकर देखिए, दोबारा बोलिए खुद से, हंस, हंस। वो हंस रहा है, हंस पानी में तैर रहा है। बस, अब इसके ज्यादा आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इस पॉइंट से आप लोग बात समझ गए होंगे। हंस और हंस में जो अंतर है वही आंख और आंख में है। तो ये भले हम इसको आंख की तरह पढ़ें, लेकिन ये तरीका लिखने का सही नहीं है। लेकिन अब आजकल के टाइपिंग की जो व्यवस्था है उसमें चंद्रबिंदु गायब कर दिया जाता है, जिसके कारण इस तरह की गलतियां आती है। इसी तरह से मुंह, सही शब्द तो यही है। इसको अगर किसी ने मुंह भी लिख दिया, फिर अगर हम मुंह पर अनुस्वार मान लें तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, मुन्ह। इसका उच्चारण मुन्ह हो जाएगा। उसका मुन्ह बन गया, क्या होता है ये, तो उसका मुंह बन गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। उसने मुंह बना लिया, उसने मुन्ह बना लिया तो नहीं बोलते हैं। तो ये उच्चारण में आप अंतर समझिए। और अगर आप टाइप कर रहे हैं मोबाइल में, आजकल तो नए नए मोबाइलों में चंद्रबिंदु ही पूरी तरह से मिलने लगा है, तो लगाने से पहले ध्यान रखिए, क्योंकि जो कविताएं टाइप करते हैं, कहानियां टाइप करते हैं, वो मोबाइल पर ही होती है। इसी प्रकार से जब स्त्रीलिंग किसी शब्द का बनाते हैं, जैसे पुल्लिंग हुआ क्या, आया, तो इसका जब स्त्रीलिंग बनाइए ना तो आई लिखिए, आई मत लिख दीजिए। ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यही लिखिए, इससे बचिए। उसी तरह से स्थाई, ये शुद्ध होता है, स्थाई, ये लिखने से बच जाइए। अनुयायी, ये भी शुद्ध है। अनुयायी, ऐसे मत लिखिए, ठीक है ना। तो इन शब्दों पर ध्यान रखिए। हाँ, एक बात और, हुआ, इसका स्त्रीलिंग बनाइए ना तो आप यहां पर हुई कर सकते हैं। यहां हुई लिखना अशुद्ध हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए, सिंपल इस बात को या ई इसमें कंफ्यूज होने से अच्छा है ना, सीधे तरीके से समझिए कि जहां या आ रहा है पुल्लिंग में, उसका स्त्रीलिंग ही रहेगा, और जहां आ रहा है, आ जहां आ रहा है वहां ई कर दीजिए, ठीक है, वहां पर ई कर दीजिए। बस इतना ही आपको समझना है। सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्हों को जोड़कर लिखा जाता है। उस,
ने, ये एक साथ लिखा जाएगा, ये सही है। उस ने ऐसे मत लिखिए। इसी तरह से मुझसे, तो ये एक साथ होगा, मुझ और उसके बाद तोड़कर से नहीं लिखना है। अगली बात हम देखते हैं कि जो कर प्रत्यय होता है, कर, उसको एक साथ शब्द के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे आकर, खाकर, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ कर मत लिखिएगा, बीच में ऐसा नहीं खा अलग लिख दिया और कर अलग लिख दिया। हाँ, तक, तक जो है उसको अलग लिखा जाता है, जैसे आज तक, अभी तक, इसको सटा के मत लिखिए। सही है। एक और बात ध्यान में रखिए, उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए, जब आपको ये लिखना हो तो आप लिए ऐसे ही लिखिए, ऐसा ना हो कि आप उसके लिए लिख दें, ये गलत हो जाएगा। ये लिए का मतलब वो लेना वाला हो गया, उसके लिए ये सही होता है। इसी प्रकार चाहिए ऐसे लिखा जाता है, चाहिए ऐसे मत लिखिए, ये ज्यादा अच्छा है। एक व्याकरण के नियम हैं, जो नियम मैंने पढ़े हैं मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अपने मन से जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक विशेष बात जो कि बता देना बहुत जरूरी है, राम, राम को राम ही कहा जाता है। वो अंग्रेजी में जो लोगों ने रामा कहना शुरू कर दिया है ना, वो आप लोग रामा राम को मत कहने लगिए। इसी प्रकार से राम को रामा, बुद्ध को बुद्धा, अशोक को अशोका, ये अंग्रेजी शैली है और उन्होंने भी जानबूझकर नहीं किया। अंग्रेजी में जो इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है वो जानबूझकर ये गलत नहीं लिखी जाती है, वो अंतिम वर्ण के उच्चारण को पूरा करने के लिए वो स्पेलिंग में अंत में ए लगा देते हैं, RAMA, इसलिए लिख देते हैं कि म का उच्चारण पूरा हो जाए। तो उसको हिंदी में जसकत किसी भी चीज को अनुकरण जब भी हम लोग करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको समझ कर ही करना चाहिए। सेम टू सेम उठा लेने से काम खराब हो जाता है। एक ये प्रचलन बहुत गलत बन गया है, सुनने में कितना खराब लगता है। राम को रामा बोल देते हैं, बुद्ध को बुद्धा, अशोक को अशोका, ऐसा उच्चारण बिल्कुल न करना है, न ही लिखना है। राम को हम राम ही कहेंगे, बुद्ध को बुद्ध कहेंगे, अशोक को अशोक कहेंगे। जो भी छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान में रखें इस बात को। तो आशा है इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी जो कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं लेकिन हिंदी में लेखन करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा लंबा लग रहा होगा तो देखिए, विषय के अनुसार मैंने फिर भी सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है और जहाँ तक हो सके वैसे उतना ही रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।